चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 7,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। उस वक्त आपकी पार्टी का जमानत जब्त हो गया था। 1952 में जनसंघ पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे लगातार 6 साल तक, वो 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। तीनों सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया था? फंडिंग कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी आपकी पार्टी तो है नहीं। बहुजन समाज के लोगों से कहते थे कि मुझे तुम्हारा एक वोट चाहिए और एक नोट चाहिए। वो एक नोट 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि उनके जमाने में तो मायावती कहाँ लेकर जाएंगे? आज बहुजन समाज का यह ऐलान है कि बहन मायावती जी का सम्मान है, लेकिन चंद्रशेखर को कमान है। कुछ गठबंधन की बात वगैरह चल रही है, क्या रणनीति है गठबंधन को लेकर? किससे गठबंधन होगा, किससे गठबंधन नहीं होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि गठबंधन के दरवाजे हमारी तरफ से बंद नहीं है। किस तरीके से आप देखते हैं पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल है बीजेपी का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में? लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है और संविधान को ताक पे रख के सरकारें चलाई जा रही हैं। बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है। यूपी की जनता का तो कुछ और ही कहना। आप रिपोर्ट मत लिखिए। उन्नाव में जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, बीजेपी के विधायक ने किया, उस लड़की की क्या रिपोर्ट लिखी गई? पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को जो वांछित थे किसी मामले में, 2 लड़के आके गोली मार के चले जाते हैं और आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कोई गैंग रेप वगैरह करते हैं, रेप करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जाकर उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। लोग बड़े खुश होते हैं। लोगों का कहना है कि भाई क्राइम रेट एकदम कम। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ लगा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को और कई और सरकारों को भी। सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। एक बड़ा चर्चित मुद्दा था अभी कथित चंदा चोरी। उसे कथित को कह रहे हैं आप? चोरी तो हुई है। अगर चोरी नहीं हुई होती तो मंदिर ट्रस्ट के लोगों से इस्तीफा क्यों लिया जाता है? क्या इस वक्त भी आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हैं? जंतर मंतर में बैठे थे तब भी हमने समर्थन किया था। झारखंड में वो बैठे हुए हैं, वहाँ उसको भी झारखंड में गए नहीं, गए नहीं। सवाल उठ गए इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। कल ही पार्लियामेंट सेशन खत्म किया। जब वक्त आएगा तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए जंतर मंतर पे? बताइए आप मुझे। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के आज की तारीख में सिर्फ 2 दावेदार हैं। एक हमारे पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर आजाद और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। वो योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। बीजेपी आला नेतृत्व की तरफ से ना प्रधानमंत्री ने कहा। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 जिसकी तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल जो है वो अभी से बनना शुरू हो चुका है। दर्शकों, इस बार का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन एक और पार्टी है जो अभी नई पार्टी है लेकिन बड़ी तेजी से उभरती हुई नजर आ रही है। यूपी के पॉलिटिक्स में आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का चेहरा बनती हुई नजर आ रही है। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से लोकसभा सांसद भी हैं, उनकी बात भी जमकर की जा रही है इस बार के चुनाव में। और इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए कि आखिर जो एएसपी है वो बीएसपी से अलग कैसे है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 2022 में जो चुनाव लड़ी थी उस पर भी चर्चा करेंगे, और आने वाले पार्टी की रणनीति क्या है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूसुफ अंसारी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आजाद समाज पार्टी के। स्वागत है सर डीएनपी भारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल तो यही है सर कि अभी जो मौजूदा हालात हैं यूपी के, आप देख ही रहे हैं, चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां लग चुकी हैं भाई कि इस बार तैयारी जो है जोरों शोरों पर है। तो आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, जो कि अभी नई पार्टी है, मुझे लगता है दूसरा बार चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या माहौल अभी देख रहे हैं यूपी का? देखिए, जैसे आजकल शादियों में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का चलन है ना, तो पॉलिटिक्स में ये चलन काफ़ी पहले से है कि जब सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन जब सरकार चौथा साल पूरा कर लेती है और 5वां साल शुरू होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्शन ईयर। तो उसी दिन से चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो 1-1.5 महीना 45 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, तब होता है, लेकिन तैयारियां पहले से होती हैं। हमारी पार्टी का गठन 15 मार्च 2020 को हुआ था और तभी से हमारी पार्टी चुनावी तैयारियों में है। 2022 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है।
2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में करीब करीब 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पे चुनाव हमारी पार्टी ने लड़ा था। और अब हमारी पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। पार्टी का संगठन, मेंबरशिप अभियान ये ज़ोर शोर से चल रहे हैं, और आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और जो वंचित समाज है इस देश का, उसकी वो एक मजबूत आवाज़ बन के उभर रहे हैं। जो नौजवान हैं, जो नौजवानों की समस्याएं हैं, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार का मसला हो, उन मुद्दों पर हमारी स्पष्ट नीति है और बहुत ज़ोर शोर से हम उसे उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के अलावा किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि पेपर लीक को राष्ट्रद्रोह के बराबर अपराध घोषित किया जाए, उसे संगीन अपराध माना जाए और उसके दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सज़ा दी जाए। सरकार ने एक कॉस्मेटिक टाइप का, सर्जरी टाइप का एक संशोधन किया है। बाकी पार्टियों का भी उसको ऊपर बड़ा ढुलमुल सा रवैया था। चूँकि हमारी पार्टी का सिर्फ एक सांसद लोकसभा में है, वो है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कहते हैं कि उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। हाँ, बोलने नहीं दिया जाता। जब लाठी चार्ज वाले मसले पर रात को 11 बजे तो उनके बोलने का नंबर आया, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई छात्रों पर लाठी किसने चलाई, इसके लिए कौन दोषी है, जिन लाठियों में कीलें लगी हुई थी उनके लिए कौन दोषी है, और पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया, तो उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद सदन की कार्यवाही रात को बंद कर दी गई। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि चूंकि हमारी संख्या कम है इसलिए हमें बोलने नहीं दिया गया, इसलिए हमारे नेता ने अगले दिन बात रखी। लेकिन जब बातचीत करने का एक तरीका होता है, उसमें बीच में आप इंटरप्ट कर दीजिए तो वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म पड़ जाती है। संख्या की सर आपने बात की कि अभी एक सांसद हैं आपकी पार्टी में, संख्या काफी कम है। चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के यूपी में। 2022 का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 2022 में आपकी पार्टी ने करीब 110 से 111 सीटों पर चुनाव लड़े थे। खुद चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 7,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। उस वक्त आपकी पार्टी का जमानत जब्त हो गया था, हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि भाई राजनीतिक बेइज्जती हुई हमारी। इस बार का चुनाव 2022 और 2027, पिछली बार के चुनाव से क्या कुछ सीखा आप लोगों ने? कितने कॉन्फिडेंट थे? क्या लगता है कि भाई इस बार के चुनाव में हम पूरी तरीके से तैयार हैं? 403 सीटें हैं। पिछली बार 100-110 सीटों पर लड़े थे। इस बार कितनी सीटों पर लड़ने का क्या रणनीति है पार्टी की, बताइए जरा। देखिए, पार्टी की क्या रणनीति है इसका खुलासा किसी टीवी चैनल की बहस में या इंटरव्यू में नहीं किया जा सकता है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है जी। हम लोग उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। मणिपुर और एक और राज्य जहां पे चुनाव होने हैं वहां शायद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन 3 राज्यों में हम प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे अहम हमारे लिए है। हमारा जो राजनीति का कर्म क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर जिले में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं, और बूथ कमेटी के जो हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बूथ मित्र हमने उनका नाम दिया है, तो उनको हम जिम्मेदारी देंगे कि एक बूथ का पर जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बूथ कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि कितने लोगों के वोट डालने की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो हमारी तैयारी पूरे 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, पहले चुनाव में जमानत जब्त सबकी हो गई थी, तो कोई बात नहीं। जब राजनीति में कोई चुनाव की किसी मुहिम की शुरुआत होती है तो शुरू में जमानतें जब्त होती हैं। मुझे याद है 1952 में जनसंघ पार्टी बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे लगातार 6 साल तक, वो 3 सीटों से चुनाव लड़े थे, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ। तीनों सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया था? बताइए आप। तीनों पे उनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई। 1957 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, तब वो 1 सीट से जीते। तो शुरुआत में काशीराम जी चुनाव लड़े थे, मान्यवर काशीराम जी, जब पार्टी बनाई 1984 में पार्टी बनी और पहला चुनाव लड़ा। उसके बाद जहां उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था 4,500 वोट उनको मिले थे, तब वो निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा था
कि 4,500 वोट मिलने का मतलब यह है कि हमारे कंस्टिट्यूंसी के 4,500 लोगों तक हमारा मिशन पहुंच गया है। अब ये 4,500 लोग 4.5 लाख में तब्दील होंगे और एक दिन वो आएगा कि सब ये 4.5 लाख लोग 4 करोड़ में तब्दील होंगे। जो बात आप बता रहे हो, 1,19,000 वोट हमें मिले 2022 में, जो कि 0.13% बैठता है। 0.13 का मतलब वही होता है कि 1 से कम, यानी 1 रुपए का 13 पैसा मान लीजिए आप, इतना परसेंट हमें वोट मिला। तो ये हमारे लिए कोई निराशा की बात नहीं है। पहले ही चुनाव में पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिला, ना पार्टी के पास ऑर्गेनाइजेशन था, ना अच्छे लोग थे, ना अच्छे उम्मीदवार थे। इतने लोगों तक हमारा मिशन पहुंचा। इस बार सर आपने कहा कि 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी है यूपी में, इसके अलावा पंजाब उत्तराखंड में भी तैयारी है लड़ने की चुनाव। बड़ी बात यह है कि फंडिंग कहां से आएगी? इतनी बड़ी आपकी पार्टी तो है नहीं और एक आपके सांसद हैं। बाकी लोगों को कहां से फंडिंग आती है? बाकी पार्टियां तो बहुत बड़ी हैं, बड़ी बीजेपी के पास। हमारी पार्टी को फंडिंग कहां से आएगी मैं आपको बता दूं। हमारी पार्टी का सिद्धांत, चूंकि हम मान्यवर काशीराम जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और मान्यवर काशीराम जी की राजनीतिक विरासत के असली वारिस हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। तो मान्यवर काशीराम जी ने एक सिस्टम शुरू किया था। वो अपने पार्टी से जुड़े लोगों के बीच जाते थे, समाज में जाते थे, बहुजन समाज के लोगों से कहते थे कि मुझे तुम्हारा 1 वोट चाहिए और 1 नोट चाहिए। वो 1 नोट 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि उनके ज़माने में 1984 तक 100 रुपए का नोट सबसे बड़ा नोट होता था, 500 रुपए का नोट बाद में आया है। तो हमारी पार्टी कभी उसी सिद्धांत पे चल रही है। हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पार्टी को अपनी स्वेच्छा से चंदा देते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है उसके हैसियत से देता है। आप हमारे केंद्रीय कार्यालय में आइए, आपको लोग मिलेंगे जो दूर दराज से आते हैं। वो कहता है भाई ये हमने 10 लोगों ने इकट्ठा किया है पैसा, ये हमारी तरफ से रखिए, ये हमारी तरफ से रखिए। और हमारी बाकायदा वेबसाइट बनी हुई है। हमारी पार्टी का एक ऑनलाइन सिस्टम है मेंबरशिप हासिल करने का। मेंबरशिप फीस में रोज लोग जो है कम से कम 250-300 लोग ऑनलाइन पर मेंबरशिप लेते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस देके सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो पार्टी के पास, ठीक है हमारी नई पार्टी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन उन संसाधनों को जुटाने के लिए पार्टी का जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो, और जो पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सब इन संसाधनों को जुटाएंगे अपने अपने स्तर पे। तो मुझे नहीं लगता कि फंड कहीं कमी आएगी। चंद्रशेखर जी ने नगीना से चुनाव लड़ा था, तब उनके पास कौन सा फंड था, लेकिन आया। हम ये मानते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, हमारी नीयत साफ है, हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, तो हमें ऑटोमेटिकली लोगों की मदद मिलती है। तो वो मदद हमें लोगों की मिलेगी। आपने काशीराम जी का जिक्र किया, गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज बने थे वो 1930 के बाद से। दलितों का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम मान सकते हैं काशीराम जी को। बसपा का उन्होंने जो है गठन किया। आपने कहा कि उनकी विरासत को आगे चंद्रशेखर आजाद लेकर जाएंगे। ये कैसे आपने कहा? तो मायावती कहाँ लेकर जाएंगे? मायावती ने कहा है कि 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे अकेले बसपा। देखिए, मान्यवर काशीराम जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहला दलित मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के दम पर बनाया। वो मायावती जी को बनाया और मायावती जी ने बहुजन समाज के लिए उस वक्त बहुत संघर्षशील थी। मायावती जी ने बिजनौर से 1985 में बाई इलेक्शन लड़ा था। हालांकि पहला चुनाव मायावती जी ने कैराना से लड़ा था, वही 1984-85 में जो चुनाव हुए थे इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, उनमें वो कैराना से चुनाव लड़ा था। उन्होंने 44,444 वोट उनको मिले थे। और जो इकरा हसन आज MP है कैराना से, उनके दादा अनवर हुसैन उनको हराया। वो वहां से जीते थे 84 में। उसके बाद दूसरा चुनाव लोकसभा का मायावती जी ने बिजनौर से लड़ा था। हमने उनका संघर्ष देखा है और मायावती जो उस वक्त तेवर दिखाती थी, उससे ज्यादा आक्रामक तेवर आज चंद्रशेखर जी दिखाते हैं। लेकिन बाद में आप देखिए कि पिछले 10-12 साल से, जब से वो सत्ता से बाहर हुई है 2012 में, उसके बाद से पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। वो एक्टिव नहीं है। जिन मुद्दों पर उन्हें खुलकर बोलना चाहिए उन मुद्दों पर वो नहीं बोलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काशीराम जी के मिशन को उन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया है। अब बहुजन समाज का ये एक ऐलान है
कि बहन मायावती ने चूंकि दलितों के लिए बहुत काम किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, एक बार तो अपनी फुल फ्लैश्ड मेजोरिटी उनकी आई और उसमें भी उन्होंने काफ़ी काम किए। तो उस नाते बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशों में मायावती जी ने जो काम किया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब चूंकि वो एक्टिव नहीं है, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो एक्टिव नहीं हुई थी, जब तक कि तीसरे चरण में अमित शाह ने कहीं किसी मंच से कहा कि साहब बीएसपी को भी कम मत आंकिएगा, तब जाकर उन्होंने पहली रैली की थी। और ये आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि वो बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं, तो इसलिए उनकी मान्यवर काशीराम जी की विरासत को हम यूं ही तो नहीं छोड़ सकते। तो उनकी इस विरासत को चंद्रशेखर भाई ने आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया है, इसलिए पार्टी के नाम में उन्होंने काशीराम जोड़ा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मान्यवर काशीराम जी की जो विरासत थी कि बहुजन समाज एकजुट होकर सत्ता में आए और बहुजन हिताय के लिए काम करे, वो तभी पूरा हो सकता है कि जब बहुजन समाज सत्ता की मजबूत दावेदारी पेश करे। तो वो चंद्रशेखर ये काम बहुत मजबूती से कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद मान्यवर काशीराम जी की राजनीतिक विरासत के असली वारिस हैं। तो यूसुफ जी देखिए, मायावती पर अगर बात करें तो घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है मेरे मन में मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर के हैं कि आखिर दलितों का, बहुजन समाज का जो चेहरा है इस वक्त यूपी में, वो कौन है? क्योंकि मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी में। इस बार उन्होंने कह दिया कि अकेले सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और सरकार बदल देगी, मतलब कि बसपा फिर से आ जाएगी सत्ता में। दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर आजाद, जो उनको बुआ जी बहन जी करके बड़ी रेस्पेक्ट से बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैंने कहा कि बहन मायावती जी ने जो काम किए, जिस तरह से बहुजन समाज को अपने संघर्ष के ज़मानों में उन्होंने मजबूत किया राजनीतिक रूप से, उसके लिए उनका सदा सम्मान रहेगा। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आज बहुजन समाज का यह ऐलान है कि बहन मायावती जी का सम्मान है, लेकिन चंद्रशेखर को कमान है। अरे वाह, तो शायरी होगी। नहीं, ये शायरी नहीं है, ये सच्चाई है। पूरे बहुजन समाज से जो अंदरूनी हमारे इनपुट आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई बहन मायावती जी का सम्मान, लेकिन कमान जो है चंद्रशेखर को कमान, लीडरशिप जो है वो चंद्रशेखर करेंगे। तो मायावती जी दलित राजनीति की या कहे बहुजन राजनीति की का इतिहास है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनकी वजह से दलितों में, बहुजन समाज में जागृति आई और उन्हें फायदा भी मिला। 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी तो दलित समाज के वोटों से तो बनी। लेकिन उनका डाउनफॉल कैसे हो गया? क्या डाउनफॉल ऐसे हो गया कि जब आप कोई काम करना छोड़ देते हैं तो आपको नीचे जाना होता है। 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला था, 206 सीटें उनको मिली थी अपने दम पर। उसके बाद 2017-12 में जो चुनाव हुए वो आधी सीटों पे सिमट गई। उसके बाद वो उठ नहीं पाए। उनके बाद किसी भी चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली। लोकसभा में एक भी नहीं, करीब वोट उनका 13% था, लोकसभा में 1 भी सीट नहीं मिली। 2019 में इस बार कितनी मिलेंगी बसपा को? नहीं, बसपा का मुझे नहीं, मुझे किसी दूसरी पार्टी का नहीं पता कितनी सीटें मिलेंगी, और ना मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ। मैं आज की तारीख में राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी का मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मुझे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मेरे नेता ने दी है। तो मैं अपनी पार्टी की बात बता सकता हूं कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, ये मैं। ठीक है यूसुफ जी, एक और सवाल है, मैंने आपसे पहले भी पूछा, ये उसी से जुड़ता हुआ पूछूंगा कि मायावती जी के बारे में अगर चंद्रशेखर आजाद कहीं भी बातचीत करते हैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बुआ जी बहन जी करके बात करते हैं और हमेशा जिक्र करते रहते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। मायावती जी की वहीं बात करें तो वो सेम जो है उधर से आते हुए नहीं दिखता है। वो चंद्रशेखर आजाद पर कभी ऐसे इस तरीके से रिस्पेक्टफुल होकर जिक्र नहीं करती, ना कभी बयानों पे जो है वो रिएक्ट करती हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं लगता है। मायावती जी से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो ये बात तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात करते हैं। पिछली बार जो है वो चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी कोशिश की थी कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो जाए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। बाद में उन्होंने कहा भी कि अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दे दिया, गठबंधन नहीं किया, सीटें नहीं दी। इस बार की क्या स्थिति है गठबंधन की? आपने कहा कि 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ गठबंधन की बात वगैरह चल रही है, क्या रणनीति है गठबंधन को लेकर? देखिए, राजनीति में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आम जनता को, मीडिया को, लोगों को दिखाई देते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। जो स्ट्रेटजीज होती हैं, रणनीतियाँ बनाई जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका खुलासा नहीं किया जाता पब्लिकली। वो पर्दे के पीछे
तो उस पर काम जब उसका रिजल्ट्स आते हैं तब लोगों को बताया जाता है कि हमने इस तरह की रणनीति बनाई थी और उसका हमें ये रिजल्ट मिला है। तो इसी तरह गठबंधन की बात है, जहाँ जिन राज्यों में गठबंधन की राजनीति होती है तो वहाँ गठबंधन को लेकर के किसी न किसी स्तर पे कोई ना कोई किसी न किसी से बात कर रहा होता है। कई बार बातचीत डायरेक्ट होती है, कई बार बातचीत इनडायरेक्ट होती है। तो अभी वो समय नहीं आया है कि जब हम ये कहें कि भाई किससे गठबंधन होगा, किससे गठबंधन नहीं होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि गठबंधन के दरवाजे हमारी तरफ से बंद नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने वोट बैंक पर बीजेपी बैठी हुई है उसे हराने के लिए एक ऐसा गठबंधन बनाए जाने की ज़रूरत है जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो और सक्षम दिखे। इससे पहले 2 चुनाव में जो गठबंधन बने उनके बारे में हम बहुत मजबूती के साथ, जब गठबंधन बने थे, चुनाव थे, उस वक्त मैं पार्टी का हिस्सा ऑफिशियली नहीं था, मैं जर्नलिस्ट था। एक जर्नलिस्ट के नाते मैंने तब लिखा भी था कि चाहे 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ये बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं, तब तो समाजवादी पार्टी इनकम्बेंट थी, उनकी तो सरकार थी। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, तब तो मुलायम सिंह यादव हयात थे, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था, मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी, 50 सीटें भी पूरी नहीं आई थी। और कांग्रेस को भी मेरे ख्याल में बहुत कम, शायद 7 सीटें मिली थी उस वक्त, और पूरे गठबंधन 60 सीटों में सिमट कर रह गया था समाजवादी पार्टी का। पिछली 2022 में जो गठबंधन बनाया वो भी 125 सीटों तक ही पहुंच पाया और उसके बाद गठबंधन बिखर गया। बिखर इसलिए गया कि गठबंधन के जो दूसरे साथी थे अखिलेश जी के साथ, उनकी पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, एम्बिशंस थी, वो बहुत बड़ी थी और शायद अखिलेश जी उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वो छोड़ के और सब बीजेपी के साथ गए हैं। तो लगातार 2 चुनाव में अखिलेश जी के नेतृत्व में गठबंधन बीजेपी को हराने में नाकाम रहा। वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया, जो भी स्ट्रेटेजी बनी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो मुझे ये लगता है कि उनके नेतृत्व में 2027 का चुनाव भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए नए नेतृत्व की ज़रूरत है। वो नया नेतृत्व आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद दे सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नए सिरे से सोचना होगा और नई तकनीक अपनानी होगी, नए एजेंडे पे बात करनी होगी ताकि उनको हराया जा सके। 2 नाकाम गठबंधनों का नेतृत्व करने वाले बीजेपी या एनडीए गठबंधन को हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए नेतृत्व बदलिए, हमारे पीछे आइए, हम इस बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव सक्षम नहीं है, पिछला लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट तो बड़ा जबरदस्त है यूपी में। जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा पार्टी को लोगों ने खूब सराहा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग पैटर्न पे होता है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उस चुनाव में नरेंद्र मोदी तो बीजेपी की तरफ से थे ही और इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर भी थे। अपोजिशन की तरफ से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। इसको लेकर इंटरनल पॉलिटिक्स रही, मांग भी रही, जो भी कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस सत्ता की प्रबल दावेदार थी और चूंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से देश भर में लड़ सकती है और कांग्रेस के साथ अखिलेश जी ने गठबंधन किया था, तो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया। कांग्रेस के गठबंधन की वजह से उनको इतनी ज्यादा सीटें मिली, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में मजबूत है, उनका संगठन मजबूत है, उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी पार्टी है, इसलिए ज्यादा फायदा कांग्रेस को ना हो के समाजवादी पार्टी को होगा। पिछली बार जब गठबंधन हुआ नहीं था आपका और अखिलेश यादव का विधानसभा चुनाव में, तब चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलितों के बारे में सोचते नहीं है। पीडीए तो सिर्फ कहने का है, वो सिर्फ दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस बार अगर अखिलेश यादव आपको देते हैं भाई कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, तो क्या आप यही दलित वोट बैंक के साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी का देश की जनता के किसी खास हिस्से को वोट बैंक बताना, ये मुझे लगता है उसका अपमान है। लोकतंत्र में तो ये आप ही के नेता ने तो कहा था। नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें दलितों का वोट चाहिए होता है, लेकिन दलितों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन्होंने कहा था। मैं ये कहता हूं कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को या किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझना, ये उनका अपमान है।
उनको बराबर के अधिकार हैं। अगर बराबर के अधिकार है, बराबर संघर्ष में बराबर के हिस्सेदारी उनकी है, तो सत्ता में आने पर भी उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर जी ने ये बात कही थी तो उसमें क्या गलत कहा था? मुझे बताइए आप, समाजवादी पार्टी में दलितों की नुमाइंदगी करने वाले कौन है जो अखिलेश के बगल में खड़े हो सकते हैं? तो कोई है? वही मुलायम सिंह जी की पार्टी में कौन थे? तो अगर नहीं दिखे तभी तो चंद्रशेखर जी ने ये बात कही। तो सवाल तो वही है यूसुफ जी कि इस बार गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी और ASP का? गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो तब आएगा कि हमारे पास कोई अभी कंक्रीट प्रस्ताव किसी पार्टी का नहीं है। आता है प्रस्ताव तो? अगर प्रस्ताव आएगा, इट इज ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये काल्पनिक सवाल है। जब प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव में क्या कहा गया है, उसके गुण दोषों के आधार पे हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी तो कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि हमारे रास्ते गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में बनने वाले एक ऐसे गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगे जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो, सक्षम दिखे। यही बात कही है आप ही की, जो आपने बात कही, यही सेम बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने ये कहा है कि भाई इस बार उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को कह दिया था कि आइए हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, यूपी चुनाव में भाजपा को मिलकर हराते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है, ओवैसी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बार उनके साथ हैं और वो सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर ना देखे, जो भी सरकार है, मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदार भी बनाया जाए। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ओवैसी को आप कितना फैक्टर मानते हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, ओवैसी साहब 2014 के बाद से पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रसार कर रहे हैं, ये उनका राइट है। 2014 तक वो हैदराबाद से बाहर चुनाव नहीं लड़ते थे, तेलंगाना से बाहर नहीं चुनाव लड़ते थे। 1962 में ओवैसी साहब के दादा ने इस पार्टी का गठन किया था, तब से 14 तक वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी का भी दर्जा हासिल नहीं कर पाई थी। तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद उस पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला। वो चुनाव में हर जगह जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी गए, बिहार में भी गए। बिहार में 5 सीटों में जीते, महाराष्ट्र में 2 सीटों में जीते। तो उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। आपके पास डेटा होगा, आप डेटा लेकर बैठे। अगर हमारी पार्टी का डेटा आपने निकाला तो उनकी पार्टी का भी निकाला होगा, उसको कंपेयर कर लीजिएगा। फिर वो किस आधार पर ये बात कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनकी पार्टी को सपोर्ट करेगा? क्या आधार है उनका कहने का? क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या उनकी पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है? वो मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की बात करते हैं। तो राजनीतिक हिस्सेदारी उन्होंने कहाँ दिलाई है? तेलंगाना में तो एक बार भी सरकार में शामिल नहीं हुए। तो हिस्सेदारी का मतलब क्या है? राजनीतिक हिस्सेदारी का मतलब यह है कि भाई जो सत्ता में पार्टी आई है उसके साथ आप गठबंधन करें, आपकी पार्टी के नेता मंत्री बने, वही तो हिस्सेदारी होगी। तो तेलंगाना में उनके पास 7 विधायक हैं शायद, तो कहाँ वो सत्ता में शामिल है? तो जब अपने राज्य में वो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दिला सकते तो दूसरे राज्यों में राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे दिला सकते हैं? अगर प्रपोजल लेके आते हैं कि भाई ये हमारी बात, जब प्रपोजल लाएंगे, प्रपोजल आएगा, तब हम उसके गुण दोष के आधार पे विचार करेंगे। ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए यूसुफ जी, आप तो काफी वरिष्ठ हैं, एक्सपीरियंस भी है आपको, अब तो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बसपा पार्टी, इसके बारे में तो हमने चर्चा की। क्या कुछ कारण है कि बसपा को क्या ऊपर से नीचे तक फिर से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है? मायावती लगातार जो हाईकमान के नेता हैं, बड़े नेता, उनको निकाले जा रही हैं पार्टी से। देखिए, इस सवाल का जवाब तो बेहतर तरीके से बहन मायावती दे सकती हैं या उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, जो कई बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और कई बार हटाए गए हैं। एक बार फिर उनकी रिलॉन्चिंग हुई है, उनके ससुर को भी निकाल दिया। उनका आप इस सवाल का जवाब ये दोनों लोग दे सकते हैं, मैं इसका जवाब। आकाश आनंद के बारे में क्या सोचते हैं? आकाश आनंद युवा नेता है और उन्हें अभी जमीन पर राजनीति करने की जरूरत है। बहन मायावती जी ने उन्हें कई बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और इस बार फिर बनाया है। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए फैक्टर हो सकते हैं आकाश आनंद? देखिए, हमारे लिए हर पार्टी फैक्टर है, हर पार्टी की अपनी अहमियत है। हम अपने एजेंडे के साथ, अपने कार्यक्रमों के साथ, अपनी नीतियों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। जनता फैसला करती है कौन नेता है, कौन नेता बनेगा। जिस उपचुनाव की बात मैंने आपको बताई थी कि मायावती जी ने पहला उपचुनाव बिजनौर से लड़ा था 1985 में, उस चुनाव में रामविलास पासवान चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लोकदल से। उस 84 का चुनाव रामविलास पासवान बिहार की रोसड़ा सीट से हार गए थे, पहली बार हारे थे, और 2 महीने के बाद ही यहाँ उपचुनाव होना था। तो सबसे पहले रामविलास पासवान जी ने ताल ठोकी। उसके बाद कांग्रेस ने मीरा कुमार, जो उस टाइम IAFS ऑफिसर थी, उनको
चुनाव लड़वाया और मायावती जी ने भी चुनाव लड़ा। तो ये तीन बड़े दलित चेहरे देश की राजनीति में बिजनौर में 1985 में एक दूसरे के आमने सामने थे। तो जनता ने फैसला किया कि मीरा कुमार वहां चुनाव जीती, लेकिन बाकी दो लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म तो नहीं हुआ। बाद में मायावती मीरा कुमार से बड़ी नेता बनी, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बने, अलग पार्टी बनाई। तो देखिए जनता डिपेंड कर, जनता किसके साथ है ये जनता बताएगी, नेता जनता बनाती है। बहन मायावती अपने भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना सकती हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती हैं, कुछ और पद दे सकती हैं, लेकिन नेता वो बनेंगे जब जनता चाहेगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, 10 सालों से वो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं यूपी में, किस तरीके से आप देखते हैं पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल है बीजेपी का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, क्या कुछ काम हुआ है जो आपको पसंद आया कि भाई यूपी में ये काम तो योगी ने ठीक किया है, और क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगा कि अरे ये तो योगी को नहीं करना चाहिए था? नहीं, 10 साल के उनके कामकाज का सही आकलन तो देश की जनता देगी, लेकिन जो वो दावा करते हैं उस दावे के खिलाफ सारे काम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है और संविधान को ताक पे रख के सरकारें चलाई जा रही हैं। बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है। तो उसमें मैं क्या कहूँ, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार रहा हूँ 30 साल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक हालात हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, यूपी की जनता का तो कुछ और ही कहना है। क्या कहना है कि भाई कैसे यूपी में कहना है? क्राइम कम हुआ है। कहाँ कम हुआ है? जो बदमाशी करता है उसका एनकाउंटर कर आप देती है। रिपोर्ट ना लिखिए, आप रिपोर्ट मत लिखिए। उन्नाव में जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, बीजेपी के विधायक ने किया, उस लड़की की क्या रिपोर्ट लिखी गई? जब तक उस लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने का प्रयास नहीं किया, तब तक उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। उस रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी पूरी सरकार, क्या नाम था उसका, सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर, उसको बचाने में जुटी रही। जेल में तो है। जेल में इसलिए है कि बाद में जनता का प्रेशर बना, उस लड़की के पूरे घर को तबाह कर दिया गया। अभी मेरठ में हुआ, एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। क्या उसकी रिपोर्ट लिखी गई? उसकी रिपोर्ट लिखने पर जब प्रदर्शन किया गया तो एसएसपी ने हिरासत में लिए गए लोगों को वैन में जाके मारा, उसका मामला संज्ञान में लिया गया है मानवाधिकार आयोग ने उनके खिलाफ। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो बड़े बदमाश है, अतीक अहमद से लेकर तमाम जो यूपी के, उनका इनकाउंटर भी हुआ, उनके ऊपर उनका नहीं, अतीक अहमद का तो एनकाउंटर नहीं हुआ। नहीं, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, और भी बहुत सारे बदमाश गैंगस्टर। ये तो शर्म की बात है कि पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को जो वांछित थे किसी मामले में, 2 लड़के आके गोली मार के चले जाते हैं और आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कि सरकारों के काम किसी से बदला लेने के लिए होते हैं? सरकार का काम होता है कि अपने सरकार में लॉ एंड ऑर्डर संविधान के मुताबिक एस्टेब्लिश करे, लॉ एंड ऑर्डर कानून का राज स्थापित करे। अतीक अहमद के जो भी उनको पर आपराधिक मुकदमे थे, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कानून के रास्ते फांसी भी लटकाया जाता, उन्हें सजा दी जाती, तब कानून का राज स्थापित होता। ये तो गुंडागर्दी का राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभी अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद जा रहा था जेल में अपने भाई से मिलने, गाड़ी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अभी वीडियो भी वायरल हुआ है, उसकी मौत हो जाती है। देखिए, मौत तो दुखदाई है, किसी की भी मौत हो, और उस मौत पर सवाल उठ रहे हैं, सच्चाई क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। मौत तो किसी की भी मौत हो, मौत तो मौत है, अफसोस की बात है। लेकिन अतीक अहमद की मौत जो है वो आपके हिसाब से गलत हुआ? नहीं, मौत तो किसी की हो नहीं, हत्या जो की गई अतीक अहमद की, नहीं, हत्या को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? वही मैं पूछ, क्या उस हत्या की जांच की गई? चल रही है जांच। कब तक चलेगी? कयामत तक चलेगी जांच। मथुरा में एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ, उसकी रात लाशोलाश पेट्रोल डाल के जला दी पुलिस ने। यह कानून का राज कहेंगे इसे आप? अच्छा, जो दंगाई हैं खासकर, या जो इस तरीके से करते हैं, कोई भी आरोप लगता है या कोई गैंग रेप वगैरह करते हैं, रेप करते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार जाकर उसके घर पर बुलडोजर चला देती है, लोग बड़े खुश होते हैं, लोगों का कहना है कि भाई क्राइम रेट एकदम कम। ये तो लोगों की मानसिकता को विकृत कर दिया गया है। किसी के घर पे बुलडोजर चले और आप उस पर खुश हो, बर्बादी पे खुश हो, ये तो विकृत मानसिकता है। लेकिन क्रिमिनल वो याद रखना चाहिए, वो है ना नवाज देवबंदी साहब का शेर कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है।
नहीं, वो तो क्रिमिनल के घर पर चलाती है सर। क्रिमिनल के घर पे कौन से कानून के तहत चलाती है? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, बताइए सुप्रीम कोर्ट में आकर कौन से कानून के तहत चलाई, मुझे बताइए संविधान में कहां लिखा हुआ है? जब तक दोषी को दोषी करार ना दिया जाए तब तक उसका मकान तोड़ने का कोई लॉजिक हो तो मुझे बताइए कौन सा लेकिन ये संविधान का कानून का कौन सा प्रावधान है? बुलडोजर एक्शन वाला सर मॉडल जो है ये बाकी सरकारें, बाकी राज्य सरकारें भी अपना रही हैं। जैसे दिल्ली में हमने देखा, उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड, बिहार। हम हमारी पार्टी भी और हम व्यक्तिगत रूप से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हैं। ये गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हम तो उस परंपरा को मानते हैं, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत उसे दोषी करार ना दे दे। कोई भी विधायक हो, सांसद हो, उस पर 36 मुकदमे चल रहे होते हैं, लेकिन जब तक किसी मामले में उसका कन्विक्शन नहीं होता है उसकी सदस्यता नहीं जाती है। तो ये कौन सा तरीका है? ये संविधान में कहां से नुक्स निकाल दिया गया है कि साहब किसी अपराध में कहीं कोई वांछित है, आप केस उसका कोर्ट में नहीं गए, आप पहले बुलडोजर चला दीजिए। ठीक। ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ लगा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को और कई और सरकारों को भी। सरकारें अपनी हठधर्मिता दिखाती हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसके आदेश की अवहेलना कोई सरकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है तो ये सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर उस पर सवाल है, गंभीर सवाल है। ठीक है यूसुफ जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। बीजेपी के पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में भी। उनके ऊपर जो महिला पहलवान है हमारे देश की, कई महिला पहलवान, उन्होंने आरोप लगाया कथित यौन उत्पीड़न का। मामला गया कोर्ट में, जांच पड़ताल हुई, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? सरकार, पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई और उस वाले मामले में मैं निजी तौर पर मानता हूं कि कोई भी महिला अपने खिलाफ हुए यौन शोषण के लिए झूठ तो नहीं बोलेगी सड़कों पर बैठ करके, पूरी इज्जत उसकी दांव पे लग जाती है। हमारी पहलवान बहन बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और उन आरोपों को पुलिस साबित नहीं करवाई। ये पुलिस के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। सरकार इस कोर्ट के, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुलदीप सेंगर को कैसे बचाया गया था? जब तक सीबीआई की जांच नहीं हुई तब तक नहीं हुआ, फिर उसे चोर रास्ते से जमानत देने की कोशिश हुई, तब पब्लिक का प्रेशर पड़ा, तब उसकी जमानत रोकी है। आपको ये बीजेपी के ये लोग हैं ना जिन्होंने जम्मू में एक लड़की का मंदिर के अंदर रेप हुआ, उन रेपिस्ट जो थे उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। ये बीजेपी के लोग थे ना, कि जब बिल्किस बानो के गैंगरेप और हत्या के दोषियों को गलत तरीके से सरकार ने जमानत पे छोड़ा तो उनको फूलमाला पहना करके स्वागत कि कौन थे वो लोग, और बाद में बीजेपी के मंच पे बैठकर उनके जरिए वोट मांगा गया। तो वो पार्टी बताएगी दूसरे लोगों को। नहीं, तो आपको लगता है बृजभूषण शरण सिंह पर अभी जांच होनी चाहिए? क्या राउज एवेन्यू कोर्ट का अंतिम फैसला है? बट कोर्ट ने तो नहीं, कोर्ट ने किया तो क्या उस फैसले को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए? क्यों नहीं दी जा रही है चुनौती? तो ये सरकार से पूछे, आप मुझसे क्यों पूछेंगे? आप पूछिए योगी आदित्यनाथ से। लगता है चुनौती देनी चाहिए? बिल्कुल चुनौती देनी चाहिए। पहलवान बेटियां झूठ नहीं बोल रही, मैं मानता हूं, लेकिन उनका तो बहुत जगह पर सम्मान किया गया इस कोर्ट के फैसले के बाद। नहीं, वो अलग बात है। पार्टी मैंने तो कहा आपसे कि जो लोग बिल्किस बानो के गैंगरेप में जो दोषी, जो सजा काट रहे हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, उनको गलत तरीके से छोड़ा गया, उनका सम्मान किया। मंदिर में जिस बच्ची आसिफा के साथ रेप हुआ, उस रेप के जो आरोपी थे उनके समर्थन में बीजेपी वालों ने यात्रा निकाली। तो जो बलात्कारियों का सम्मान करते हैं तो यौन शोषण के आरोपियों को भी वो अगर सम्मान कर रहे हैं तो उसमें हैरानी की क्या बात है? वापस आते हैं यूपी चुनाव पर। एक बड़ा चर्चित मुद्दा था अभी कथित चंदा चोरी का। अयोध्या में जो राम मंदिर बना, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कईयों से जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक का जो पूरा प्रकरण हुआ है आपको तो पता ही होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये चुनावी मुद्दा है जो चंदा चोरी, कथित चंदा चोरी है अयोध्या में लेकर के? अगर बीजेपी के लिए 1989 से लेके अब तक राम मंदिर चुनावी मुद्दा रहा है तो राम मंदिर में हुई चोरी, उसे कथित को कह रहे हैं आप? चोरी तो हुई है। अगर चोरी नहीं हुई होती तो मंदिर ट्रस्ट के लोगों से इस्तीफा क्यों लिया जाता है? क्यों उसकी जांच होती? चोरी तो साबित हो चुकी है, उसमें कथित कहाँ क्यों लगा रहे हैं आप? चोरी हुई है तो मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी का आला नेतृत्व उठाता रहा है, उस चोरी पे क्यों चुप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? राम मंदिर की जो शिलान्यास किया गया वो किसने किया? प्रधान पुजारी बन के वहां कौन बैठा?
नरेंद्र मोदी जी बैठे ना प्रधानमंत्री। योगी जी ने कहा है इस पर कि पूरे सनातन समाज को और सभी लोगों को, हाँ, सभी लोगों पर उंगली उठाना सही नहीं है, कुछ लोगों की वजह से सभी उंगली पे लोग, सभी पे उंगली कौन उठा रहा है भाई? जिन्होंने चोरी की है उन पे तो उंगली उठेगी, उन्हें पकड़ के जेल में डालिए आप। तो डाले तो हैं जेल। उनके खिलाफ कोई बुलडोजर चला? योगी जी से पूछा आपने? जिन लोगों ने बुलडोजर चलना जिन चाहिए। लोगों ने, क्यों बाकी लोगों पे बुलडोजर चलेगा, उन पे नहीं चलेगा? मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे आपने राजनीति की, सत्ता में आए पूरे देश में, और उसके मंदिर के अंदर चोरी हो गई और आप कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा? तो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों और दलितों के घर पे चलने के लिए है, बुलडोजर में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल में तो E20 मिला दिया है। तो उससे E20 वाले से बुलडोजर नहीं चलता है? नितिन गडकरी को बताइए, लोग कह रहे हैं कि गाड़ी बुलडोजर के लिए वो अच्छा वाला पेट्रोल ले रहे हैं। आप अच्छा पूछिए, वाला दे ही नहीं रहे। आप किसी बीजेपी के नेता से पूछिए कि भाई बुलडोजर क्यों नहीं चला? राम मंदिर में चोरी करने वालों के घर बुलडोजर कब चलेगा? क्यों नहीं चला अब तक? आजाद समाज पार्टी की डिमांड। नहीं डिमांड, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इस सवाल को हम पहुंचाएंगे सरकार तक। कॉकरोच जनता पार्टी, यंगस्टर्स की पार्टी, जेनजी, लगभग 22-24 मिलियन 4-5 दिन में जुड़ गए सोशल मीडिया पर। बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद, वो भी धरने पर बैठ गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या इस वक्त भी आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हैं? बातचीत हो रही है, अगला आंदोलन भी प्लान किया जा रहा है, क्या साथ में करने वाले हैं आंदोलन? क्या यूपी चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के लिए कुछ प्रचार प्रसार करेगी? क्या बातचीत? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ये अभी सोशल मीडिया पर है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसका अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नहीं। अभिजीत दिप्पे कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है, वो चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे। जहां तक उनके मुद्दों का सवाल है, उन मुद्दों पर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता का दोनों का समर्थन है। जंतर मंतर में बैठे थे तब भी हमने समर्थन किया था। झारखंड में वो बैठे हुए हैं, वहां उसको भी झारखंड में गए नहीं, इस पर गए बड़े नहीं, सवाल उठे। गए इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, कल ही पार्लियामेंट सेशन खत्म किया। तो जब वक्त आएगा तो वहां भी जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं तो कि भाई वहां पे जाकर बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए जंतर मंतर पे? बताइए आप मुझे, बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए जंतर मंतर पे? लेकिन सरकार ने इस्तीफा तो दिलवाया। वहां नहीं, सरकार ने इस्तीफा कब दिया? जब पानी सर से ऊपर निकल गया, बड़ी शर्मिंदगी के साथ दिया। लेकिन सवाल यही है कि ये वही सरकार है ना जिसमें रक्षा मंत्री ने कहा था कुछ साल पहले कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होते। हाँ, वो तो हो गया, लेकिन हो गया ना झारखंड इस्तीफा। जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी झारखंड जा सकते हैं। अभी मैं पक्के तौर पर नहीं कहूंगा कि वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन वहां जा सकते हैं। बातचीत है झारखंड के छात्रों से, लगातार संपर्क में है। सभी छात्र जिन मुद्दों पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन मुद्दों को हमारा पूरा समर्थन है। हमारी लोकल यूनिट वहां पर उनके साथ है जुड़ी हुई। जेनजी की बात करते हैं यूसुफ जी। जेनजी जो है वो अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं जेनजी को, मतलब कि क्या सोचेगा, क्या करेगा किसी को, और वो बहुत तेज है जेनजी। मतलब सरकार से सवाल भी पूछता है, सरकार लगता है कि सरकार इधर उधर कर रही है तो इस्तीफा भी ले लेता है। इस बार के चुनाव में जेनजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी ज़्यादा 65% के आसपास देश में जेनजी की पॉपुलेशन है। लेकिन जब हमने जेनजी से जाके बातचीत की, बतौर रिपोर्टर मैं अभी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ गाजियाबाद में, मोदी नगर, मुरादनगर, इधर उधर, तो जब मैंने जेनजी से इंटरेक्ट किया तो उनका ये कहना था कि भाई हम लोग मायावती को नहीं जानते हैं, हम लोग जितने पुराने नेता हैं यूपी के उनको नहीं जानते। तो क्या लगता है कि एक जो पुराने नेता हैं, ओल्ड फैशन नेता हैं, उनका एक कनेक्ट जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है जेनजी के साथ? और चंद्रशेखर आजाद का कितना कनेक्शन है जेनजी के साथ? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जो कनेक्शन आपने देखा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, हमारे नेता के अलावा कोई दूसरी पार्टी का नेता तो वहां नहीं गया। क्यों नहीं गया? हमें क्या मालूम कि दूसरी पार्टी का क्यों नहीं गया। भाई हमें लगा कि हमें इन बच्चों के समर्थन में आना चाहिए, हमारे ही तो बच्चे हैं। तो राहुल गांधी भी तो गए थे। राहुल गांधी जंतर मंतर तो नहीं गए, मतलब धरना तो दिया था उन्होंने भी, हमारे बाद दिया। जब हमारे नेता ने जंतर मंतर पे जाके उन बच्चों को हौसला बढ़ाया और उनकी आवाज़ संसद में उठाई, संसद में वो धरने पर बैठ गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे, उसके बाद राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना पड़ा, अखिलेश जी को सड़कों पर उतरना पड़ा, और अगले दिन जाके उन्होंने प्रधानमंत्री का घेराव किया। उससे पहले तो नहीं किया, कभी 12 साल में नहीं किया। ये दबाव था। और ये जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है जेनजी और
मायावती जैसे नेताओं का, इसके पीछे क्या? देखिए, हम दूसरी पार्टी का नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे नेताओं में, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद में जेनजी अपना नया हीरो देखता है। हम्म। और हमें लगता है कि जेनजी के साथ हमारा जो बाउंड है, एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल बाउंड बन रहा है, क्योंकि हम उनके तमाम मुद्दों को सड़कों से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। पेपर लीक को राष्ट्रद्रोह का अपराध माना जाना चाहिए, उनके दोषियों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इसको लेकर के हमारे नेता ने संसद भवन के अंदर धरना भी दिया, लोकसभा में ये मांग उठाई। इससे जेनजी में एक अच्छा मैसेज गया है। और चूंकि हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद भी युवा हैं, तो जेन जी और जेन अल्फा दोनों को वो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल युवा फोकस्ड है, यूथ फोकस्ड है एजेंडा। और यूथ के लिए हम एक अलग से चार्टर बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम यूथ के लिए क्या क्या कार्यक्रम लाएंगे, उसका उसमें खुलासा होगा। तो जेन जी जिसके एजेंडे को पसंद करेगा उसकी तरफ झुकेगा। ये एक पॉलिटिक्स में एक सिंपल सी बात है, सिंपल नॉर्म है। तो हम अपना एजेंडा रखेंगे, दूसरी पार्टी अपना एजेंडा रखेगी। जेन जी जिसको पसंद करेगा वो उसको चुनाव में बढ़त मिलेगी। जेनजी जेन अल्फा का नया हीरो चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल है, वो दिख रहा है, क्योंकि उनके मुद्दे को हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद ही सड़कों से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, मुखर तरीके से उठा रहे हैं। और जेन जी और जेन अल्फा दोनों ये हमारे नेता में एक नया हीरो देखते हैं। ठीक है। एक सवाल है आपसे, अभी हाल में 8 तारीख की घटना है उत्तराखंड के हल्द्वानी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां गए, रैली उन्होंने किया, और जब वो कार्यक्रम खत्म हो गया तो उस मंच का शुद्धिकरण किया गया। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है और कई न्यूज आर्टिकल्स भी छपे हुए। ये कांग्रेस के नेताओं का आरोप है या सच्चाई है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में आप बताइए। सच्चाई है। वहां पर हवन पूजा वगैरह तो किया गया, शुद्धिकरण किया गया, उसके पीछे की मंशा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने किया उनका ये कहना है कि उस रैली में हिंदू सनातन विरोधी नारे लगाए गए, इस वजह से हमने शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि भाई मैं एससी और दलित समाज से आता हूं, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों, छूत अभी भी क्यों चल रहा है? किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटना प्रकरण? ये आपका सवाल है या जिन्होंने शुद्धिकरण किया उनका सवाल है? नहीं, ये तो मेरा ही सवाल है। शुद्धिकरण जिन्होंने किया वो तो मैंने आपको बता दिया। शुद्धिकरण को आप ठीक मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों होना चाहिए शुद्धिकरण? ये शुद्धिकरण जैसा आडंबर संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बिल्कुल। संविधान का आर्टिकल 17 साफ तौर पे कहता है कि इस देश से छुआछूत का अंत हो चुका है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। उसके बाद अगर कोई छुआछूत जैसी बात करता है तो वो दंड का भोगी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी डबल इंजन की सरकार का गीत गाती है। तो बताइए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार ने उनके खिलाफ, जिन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, मनुस्मृति से प्रेरित होकर काम किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जेपी नड्डा ने कहा संसद में किया। जेपी नड्डा का बयान मैंने सुना संसद के अंदर, वो बड़ा वेग सा बयान होगा। जांच हो, किस बात की जांच होगी? शुद्धिकरण की तमाम वीडियो तमाम टीवी चैनलों पर कब करेंगे कार्रवाई? अब तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था उनके घर पे। संविधान के खिलाफ क्यों? और किस पे चलेगा भाई? कितने लोगों पे आपने बुलडोजर चलाया है? सब पे आप बुलडोजर चला। क्यों? अयोध्या में कोई समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके खिलाफ बुलडोजर चला, बाद में कोर्ट से बरी हो गए वो, तो उनका मकान बना के दिया सरकार ने। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि जब उत्तराखंड में छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर चलता है तो यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? संविधान के खिलाफ नहीं है ये शुद्धिकरण? उत्तराखंड में जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उनका ये कहना है, भाई खजान दास नाम है उनका ये कहना है कि ये शुद्धिकरण खड़गे की वजह से नहीं हुआ है। तो उनका ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे भाई? उनका ये कहना है कि ये खड़गे की वजह से नहीं हुआ है, इस पे हम बिलीव नहीं करते हैं। ये शुद्धिकरण तो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे सनातन विरोधी नारे लगे। कौन से सनातन विरोधी? हमारी भावना, कौन से सनातन विरोधी नारे लगे वहां पर? ऐसा उनका कहना। नहीं, कौन से सनातन विरोधी नारे वहां पर लगे? धर्म के खिलाफ नारे। कौन से नारे लगे धर्म के खिलाफ? 2-4 नारे बताइए मुझे आप। ये उनका स्टेटमेंट था, उनको आप क्या कहेंगे ये बताइए। तो उनसे पूछिए भाई कि सनातन धर्म के खिलाफ कौन से नारे वहां पर लगे, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। और ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान में टीकाराम जूली, जो कि कांग्रेस के विधानसभा नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, वो भी एक मंदिर में चले गए थे, तो उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। 2017 में केरल में कांग्रेस के सांसद एक प्रोग्राम में गए थे, उनके जाने बाद वहां भी शुद्धिकरण कराया गया। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए तो मुख्यमंत्री निवास का शुद्धिकरण कराया गया।
ठीक। ये तो लंबी लिस्ट एक है, ये तो कौन लोग करने वाले हैं ये इनके दिमाग में ये संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं है, ये संविधान के विरोधी काम करते हैं। ठीक है, 21वीं सदी में हम दर्शकों ऐसी बातों को हम समर्थन नहीं करते हैं और ना ही होनी चाहिए, छूत अछूत खत्म होना चाहिए। वापस आते हैं, अब हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर यूसुफ जी एक और आंदोलन बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, आरक्षण हटाओ आंदोलन। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पूरे मसले को लेकर, रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर के? और एक और सवाल इसी में है कि जो जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, हर पार्टी अलग अलग स्टैंड उस पर रख रही है, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि जो काशीराम जी हैं उन्होंने कहा था कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, उन्हीं के राह पर आप लोग चल रहे हैं, तो आपका क्या स्टैंड है? जनगणना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसकी बात तो हम लोग बहुत पहले से करते रहे हैं। हम तो इसके निजी तौर पर मैं इसका शुरू से समर्थक रहा हूँ। 2010 में जो जनगणना हुई थी उससे पहले भी हम तो तब पत्रकार ही थे और तब भी हमने इसके समर्थन में कई आर्टिकल लिखे थे और हमारी पार्टी का भी क्लियर कट स्टैंड है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि इस जाति के कितने लोग हैं ताकि उनके हिसाब से इस देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई जा सके, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा हम कैसे योजनाएं बनाएंगे? दूसरी बात जो आपने बात की, रिजर्वेशन हटाओ, ये रिजर्वेशन हटाओ की मुहिम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद शुरू हुई है जी। और शुरू करने वाले कौन लोग हैं? वो सब बीजेपी और संघ परिवार के समर्थक लोग हैं। उसमें एक पत्रकार हैं अजीत भारती, मैं जानता हूं उनको। मोहन भागवत जो कि संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कई साल पहले कहा था कि इस देश में जब तक छुआछूत रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो आप उनसे पूछिए अजीत भारती से और इस मुहिम को चलाने वाले लोगों से कि क्या देश में छुआछूत हो गई है? अभी तो आपने खड़गे जी का उदाहरण दिया है, आप शुद्धिकरण करा देते हैं और आप कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो ये रिजर्वेशन खत्म करने की बात संविधान के खिलाफ है। संविधान का आर्टिकल 341 ये दलित और आदिवासी समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। इसमें रिजर्वेशन को खत्म करने की बात संविधान के खिलाफ है। ऐसी डिमांड करने वाले लोगों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ये शर्म की बात है कि इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है और सरकार खामोश बैठी है, सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है। आपके नेता चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर कहा कि जात पात खत्म हो जाना चाहिए और रिजर्वेशन भी खत्म कर दो, ना रहेगी जात ना रहेगा रिजर्वेशन। समान व्यवहार समान लोगों पर होता है। जब तक इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, छुआछूत होती रहेगी, तब तक रिजर्वेशन इस देश की जरूरत है। कंपटीशन बराबर के लोगों में होता है। हजारों साल से इस देश की बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, उन्हें हर अधिकार उनका नकारा गया। उनके पास उनके बारे में ये लिखा गया कि भाई इन्हें अपनी संपत्ति रखने का हक नहीं है, ये जो ऊपर के लोग छोड़ देंगे उन पर करेंगे। और 1000 साल तक तो 100% रिजर्वेशन था। मंदिर का पुजारी किसी दलित को बनाएंगे कहीं? शायद आज मैं पूरी होने दीजिए बात। तो जब 5000 साल या 7000 साल से रिजर्वेशन रखा, दलितों को दबा के रखा, उन्हें हर अधिकार से वंचित रखा, अभी 70 साल में हवा खराब हो गई। इसी को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा होगा बहुत पहले कि जाति का विनाश किए बिना इस समाज का सुधार संभव नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं शब्दशः उनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, वापस आते हैं यूपी चुनाव पर। अब चूंकि रैप अप कर रहे हैं इंटरव्यू को, तो यूसुफ जी ये बताइए मुझे कि आपका आकलन क्या है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री वो होगा जिसको जनता चुनेगी, वो पार्टी सत्ता में आएगी जिस पार्टी के पास बहुमत होगा, या वो पार्टी जो बहुमत अगर नहीं भी होगा तो जिसके समर्थन में 203 विधायक होंगे, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो किसके समर्थन में होंगे 203 विधायक? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नौजवान ऊर्जावान नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वो प्रबल उम्मीदवार हैं। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता की प्रबल दावेदार बन के उभर रही है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के आज की तारीख में सिर्फ 2 दावेदार हैं। एक हमारे पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। तीसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? योगी आदित्यनाथ मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका दूसरा टर्म है। दूसरे टर्म 2 कार्यकाल उनके पूरे हो रहे हैं। पहले कार्यकाल में जब चुनाव हुआ था 2017 में, तब योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा नहीं थे।
उन्हें बाद में आखिरी वक्त पे बनाया गया। कोई और मुख्यमंत्री बनने वाला था, वो पूजा वूजा भी कर चुके थे मंदिर में जाके, लेकिन आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 का चुनाव बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा और ये कह के लड़ा कि 70 में सरकार आएगी तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, बीजेपी आला नेतृत्व की तरफ से। ना प्रधानमंत्री ने कहा, ना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात कही, ना बीजेपी के नए अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, नितिन नबीन ने भी ये बात नहीं कही है कि साहब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक ब्रजेश पाठक जी हैं, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य हैं। वो कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का आला नेतृत्व, बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। नहीं, ये तो बीजेपी की रणनीति है। 2014 के बाद कहाँ बीजेपी बता रही है? क्या बात आप कर रहे हैं? 2014 के बाद 2015 में बीजेपी ने उत्तर दिल्ली में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा। 2016 में असम में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा। असम में 2022 में गोवा में प्रमोद सावंत को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा। 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा। क्या बात आप कह रहे हैं? तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके अलावा इधर हर पार्टी की अलग रणनीति होती है। तो बीजेपी की पुरानी रणनीति, बीजेपी ने 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, इन दोनों को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसी, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, उसी वक्त छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से घोषित नहीं किया था। चुनाव के बाद रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले चुनाव में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और छत्तीसगढ़ में किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा तो गया। आपका ये कहना है भाई यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व नहीं है इस बार और ना ही उनका चेहरा। बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं की है कि बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री किसको बनाएगी चुनाव के बाद, अगर उसे बहुमत मिलता है तो। बीजेपी जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं करती है तो हम किसी को भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार नहीं मान सकते। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है यूसुफ जी, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सीएम नहीं बनाती है, कहीं और दे देती है या वो नहीं बनते हैं, उनके जगह पर कौन आपको ऑप्शन नजर आ रहा है बीजेपी में? नहीं, ये तो बीजेपी वालों से पूछिए आप। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, किसी का नाम बीजेपी में तो बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 2017 में तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, उस वक्त तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और नहीं बनाया गया। और बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं, अरविंद ए.के. शर्मा है जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बल्कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई हो सकते हैं तो ए.के. शर्मा हो सकते हैं। तो बीजेपी पे तो लंबी लाइन है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए। बीजेपी मौका तो दे किसी को। लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद प्रबल दावेदार हैं। बिल्कुल प्रबल दावेदार है। हमारी पार्टी सत्ता का मजबूत विकल्प बन के उभर रही है। हम तो बल्कि कह रहे हैं कि साहब बहुजन का संकल्प, चंद्रशेखर आजाद ही विकल्प, इस नारे के साथ हमारी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और हम जनता से पूछेंगे, कहेंगे कि भाई हमारी ये रणनीति है, हमारे ये एजेंडा है, हमारे ये कार्यक्रम है, सत्ता में आने पर हम ये करेंगे, पीपीएल एजेंडा लेके हम जाएंगे। हमारे नेता ने बहुत पहले कई बात कही कि भाई इंटरमीडिएट तक की हम पढ़ाई मुफ्त करेंगे, 1 रुपए में हम डॉक्टर बनाएंगे। तो हमारी जो नीतियां हैं सरकार की, जो कार्यक्रम आएंगे, जो घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र सामने जब आएगा तो उस घोषणा पत्र को जनता कबूल करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये यूसुफ जी थे जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, इनको आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हुआ नहीं है, करीब 1 साल का समय है चुनाव में। जब तारीखों का ऐलान होगा उस वक्त हम ग्राउंड पर लगातार अभी से हम जा रहे हैं और तब भी जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया कि आजाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या क्या जो है सुविधाएं हम जनता को देंगे। अभी मैनिफेस्टो आने वाला है, लेकिन उसके पहले इन्होंने पूरा जो यूपी का अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इन्होंने बताया कि इनके क्या ख्यालात हैं यूपी चुनाव को लेकर के, इनके पार्टी का क्या स्टैंड है। बहरहाल आप देखते रहिए डीएनपी भारत। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। देखते रहिए डीएनपी भारत।